जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और पेपर 2 के हिंदी भाग में हम लोगों को पढ़ना है 10वीं क्लास का कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण। जिसमें जो है कृतिका भाग 2 का जो है 4 क्लास ऑलरेडी जो है हम अपने चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में डाल चुके हैं। उसके अलावा क्षितिज भाग 2 से भी जो है कुछ पाठ हम डाल चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2, ठीक है। क्षितिज भाग 2 में हम लोग देखने वाले हैं यह दंतुरित मुस्कान पाठ। और इस पाठ को लिखने वाले कवि कौन हैं, अर्थात कवि का परिचय देखेंगे। उसके बाद इस पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो देखने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें कि शाम के 6 बजे जो है झारखंड जीके का महत्वपूर्ण क्लास आता है, उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 प्लस आपका झारखंड जीके मिल के दोनों पेपर ही आपको क्या है, मेधा सूची तैयार करने वाला है, आपका रिजल्ट बनाने वाला है। तो इन 2 क्लासों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए, तो यह दंतुरित मुस्कान के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन नाम है। और उनका जन्म हुआ है 1911 में दरभंगा जिला में। और दरभंगा जिला आपका बिहार राज्य में है, ठीक है। उनकी मृत्यु की बात किया जाए तो उनका मृत्यु 1998 में हुआ है। अब उनका उपनाम क्या-क्या है? तो उनका उपनाम नागार्जुन है। जब हिंदी में कविता लिखते हैं तो अपना नाम नागार्जुन लिखते हैं। जब मैथिली भाषा में कविता लिखते हैं तो अपना नाम यात्री लिखते हैं। उनका उपाधि क्या है? तो उपाधि दिया गया है जन कवि, मतलब आम लोगों का कवि, आधुनिक कबीर। तो कबीर साहब जैसे थे वैसे ही आधुनिक कबीर इनका उपाधि है। ये काल, ये किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। और आधुनिक काल में भी आपको बता दें तो प्रगतिशील धारा के कवि हैं। इनकी पहचान क्या है? तो इनकी पहचान है कवि और लेखक के रूप में इनकी पहचान समाज में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यह दंतुरित मुस्कान से संबंधित जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको बता दें कि कल हम लोग देखे थे फसल पाठ, ठीक है। क्या देखे थे? फसल। फसल प्लस में यह दंतुरित मुस्कान, ये दोनों ही पाठ को लिखने वाला व्यक्ति का नाम नागार्जुन साहब है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन हैं? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है यह दंतुरित मुस्कान प्लस में फसल पाठ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा कितने उम्र का हो सकता है? यानी कि दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा कितने उम्र के बच्चा को हम कह सकते हैं? पहला है 2 से 3 महीने का बच्चा, दूसरा है 4 से 5 महीने का, तीसरा है 6 से 9 महीने का, चौथा है 8 से 10 महीने का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 से 9 महीने के बच्चा को हम दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा कह सकते हैं, ठीक है। उस समय बच्चे का 1-2 गो 2-4 गो दाँत भी आ जाता है। और उस समय जो वो मुस्कुराता है तो माँ कसम बहुत ही गजब का दृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान में कैसे पिता की कहानी को व्यक्त किया गया है? पहला है एक शहरी पिता की कहानी, दूसरा है ग्रामीण पिता की कहानी, तीसरा है एक बूढ़े पिता की कहानी, चौथा है एक प्रवासी पिता की कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक प्रवासी पिता की कहानी आपका यह दंतुरित मुस्कान पाठ में व्यक्त किया गया है। प्रवासी मतलब होता है कि विशेषकर जो होता है गरीब घर में होता क्या है कि पिताजी जो है अपना बाल बच्चा को छोड़ के जो है परदेश कमाने चला जाता है। तो परदेश में चला जाता है तो परदेश में क्या है, एक प्रवासी की तरह ही जीवन यापन करता है, तो उसी को प्रवासी कहा जाता है। और वैसे पिता के बारे में यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान पाठ में लिखा गया है। प्रवासी पिता कितने दिनों बाद अपने घर को लौटता है? पहला एक छोटी अवधि के बाद, दूसरा है 1 महीने बाद, तीसरा है एक लंबी अवधि के बाद, चौथा 1 साल बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक लंबी अवधि के बाद। यानी कि एक बार जो है कमाने जाता है तो साल 2 साल रहेगा तभी ना आएगा, जब तक पैसा नहीं कमाएगा तो तुरंत आके क्या करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक मृतक में भी जान डाल देने की क्षमता किसमें है? किसमें को इस तरह से कर दीजिएगा, किस में, ठीक है। चलिए, किसमें है? पहला कहता है गुस्सैल बच्चों में, दूसरा है एक दंतुरित मुस्कान वाले छोटे बच्चों में, तीसरा है 5 वर्ष के बच्चे में, चौथा है दौड़ने वाले बच्चे में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक दंतुरित मुस्कान वाले छोटे बच्चे में। यानी कि एक छोटा बच्चा जिसका 2-4 गो क्या है अभी-अभी दाँत निकला हुआ है, और वह छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है तो कसम से आपका जो है सारी थकावट दूर हो जाती है। और आप में आपका मन में जितना भी उदासी है कुछ देर के लिए आप भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक मृतक में भी जान डाल देने की क्षमता एक दंतुरित मुस्कान वाले छोटे बच्चों में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों का शरीर किससे सना है? किससे सना है?
पहला है आटा से, दूसरा है गोबर से, तीसरा है राख से, चौथा है धूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धूल से। बच्चों का शरीर जो है बाहर में खेलता है तो क्या है, धूल से सना हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है। पहला है कमल, दूसरा है गुलाब, तीसरा है चमेली, चौथा है बच्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कमल फूल का काम क्या है, तालाब या कीचड़ में खिलना, लेकिन वो वहां पर ना खिल के कहा झोपड़ी में खिल उठा है। यह व्यंग्यात्मक लिखा है, ठीक है, बच्चे के बारे में ये सब बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसके स्पर्श से कठिन पाषाण भी पिघल कर जल बन जाता है। पहला बच्चों का स्पर्श, दूसरा है बूढ़े का स्पर्श, तीसरा है महिला का स्पर्श, चौथा इनमें से कोई नहीं। पाषाण मतलब क्या होता है, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब किसके छूने से जो है पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के स्पर्श से। ठीक है, चलिए कितनों कठोर व्यक्ति जो है पिघल जाएगा बच्चों के स्पर्श से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसके छू लेने भर से मात्र बांस या बबूल के वृक्ष से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। पहला है बच्चों के छूने से, दूसरा है महिला के छूने से, तीसरा है बहन के छूने से, चौथा है चिड़ियों के छूने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के छूने से जो है बांस या बबूल के पौधे से भी क्या है, शेफालिका के फूल झड़ने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपके मन में आ ही रहा था कि शेफालिका क्या है सर, तो लीजिए क्वेश्चन आपका आ चुका है। शेफालिका क्या है, पहला एक जानवर, दूसरा एक प्रकार की मिठाई, तीसरा एक प्रकार का फूल, चौथा एक प्रकार का चिड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का फूल है। शेफालिका क्या है, तो एक प्रकार की फूल है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कविता में कौन अपने को बांस या बबूल का वृक्ष मानता है। पहला है प्रवासी पिता, दूसरा है प्रवासी माता, तीसरा है प्रवासी दोस्त, चौथा है प्रवासी मौसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी पिता। ऐसे पिता जो बाहर कमाने गया है अपने बीवी बच्चा को छोड़कर, वह जो है इस कविता में अपने आप को बांस या बबूल का वृक्ष मानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शेफालिका का फूल किसका प्रतीक है। पहला है कठोरता का, दूसरा है कोमलता, तीसरा शांति, चौथा है युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोमलता का। ठीक है, शेफालिका फूल का प्रतीक किसका है, ये शेफालिका का फूल किसका प्रतीक है, तो कोमलता का। ठीक है, मुलायम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कविता में बांस और बबूल का वृक्ष किसका प्रतीक है। पहला है शुष्कता, दूसरा है नमी, तीसरा है तनाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुष्कता का प्रतीक बांस और बबूल का वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अनिमेष देखने का अर्थ बताइए। अनिमेष देखना मतलब क्या होता है। पहला है लगातार सोचना, दूसरा है लगातार सोना, तीसरा है लगातार खेलना, चौथा एकटक देखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकटक देखना। लगातार या एकटक देखना को ही क्या कहा जाता है, अनिमेष देखना। टुकुर टुकुर देखते रहना लगातार, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, उस टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पिता बच्चों से अपनी आंखें क्यों फेर लेना चाहता है। पहला बच्चा आराम कर सके, दूसरा बच्चा खेल सके, तीसरा बच्चा दौड़ सके, चौथा बच्चा ना देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चा आराम कर सके। ठीक है, तो प्रवासी पिता जब आता है घर में तो बच्चा जो है पिता को टुकुर टुकुर एकटक यानी कि अनिमेष देखने लगता है। तो पिता सोचता है कि भाई थोड़ा सा नज़रें हम ही फेर लेते हैं ताकि बच्चा मेरा आराम कर सके, नहीं तो वो एकटक हम ही को देखता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पिता किसे धन्यवाद देता है। पहला अपनी पत्नी को, दूसरा अपने भाई को, तीसरा अपनी बहन को, चौथा अपने पिता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, लेखक जो है या पिता जो है आपका क्या है, अपने पत्नी को धन्यवाद देना चाहता है। किसको, अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता है। ठीक है, क्या कि पत्नी ही तो पाल पोस रही है और पत्नी ही तो उतना सुंदर बच्चा दिया है, तो इसीलिए उसी को ना धन्यवाद देना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कवि ने चिर प्रवासी या अतिथि किसे कहा है। पहला अपने पिता को, दूसरा स्वयं को, तीसरा अपनी पत्नी को, चौथा अपनी माता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपने आप को अर्थात बी, स्वयं को। कवि जो है प्रवासी किसको माना है, तो अपने आप को अर्थात स्वयं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है कि किसकी अंगुलियां बच्चों को मधु संपर्क करती है। पहला है माँ की उंगलियां, दूसरा है पिता, तीसरा है दादा, चौथा है दादी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माँ की उंगलियां का स्पर्श जो है मधु संपर्क कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि माँ की उंगलियां बच्चों को कैसा प्रतीत होता है? पहला है गुड़ के समान, दूसरा है नमक के समान, तीसरा है मधु पर्क के समान, चौथा है रोटी के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधु पर्क के समान। माँ की उंगलियां जो है बच्चों को कैसा प्रतीत होता है? तो मधु पर्क के समान। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मधु पर्क क्या है, तो उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मधु पर्क का क्या अर्थ होता है? पहला है पंचामृत, दूसरा है बतासा, तीसरा है चीनी, चौथा है गुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचामृत। मधु पर्क का मतलब होता है पंचामृत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बच्चा माँ की गोद में बैठा पिता को कैसे देख रहा है? पहला है शांत भाव से, दूसरा हंसते हुए, तीसरा उदास भाव से, चौथा कनखी मारते हुए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनखी मारते हुए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि प्रवासी पिता जब घर आया है तो बच्चा जो है माँ का गोद में है और अपने पिता को जो है कनखियों से लगातार एकटक देखे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि छवि मान का अर्थ क्या होता है? पहला है खराब, दूसरा है बेकार, तीसरा है सुंदर, चौथा है विचित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। छवि मान मतलब सुंदर, सुंदर बच्चा, छवि मान। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। ठीक है, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान किस प्रकार के वाक्य हैं? पहला है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधावाचक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पर सवाल पर है, सवाल अगर रहेगा कोई भी वाक्य में अगर सवाल या प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या हो जाता है? वो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आपको बता दें ये सब जो है आपको वाक्य पढ़ना पड़ेगा, लिंग, आपका बहुवचन बनाने, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कुछ पढ़ना है आपको क्या है? व्याकरण में। तो व्याकरण जो है आपका जब ये पाठ खत्म हो जाएगा तो हम लोग व्याकरण में आएंगे तो उस समय आराम से आपको समझा देंगे। ठीक है, व्याकरण ऐसे भी आपको बहुत ज़रूरी है, तो सबके लिए ज़रूरी है, तो हम लोग ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आंख लूं मैं दे, यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? पहला है बादल राग, दूसरा है फसल, तीसरा है ग्राम श्री, चौथा यह दंतुरित मुस्कान। तो इसमें आपको जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कौन सा पाठ, तो यह दंतुरित मुस्कान। तो ये भी किसका होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, यह दंतुरित मुस्कान का ही ये शब्द है। देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आंख लूं मैं दे। ठीक है, ये है लगातार एक टुक बच्चा देख रहा था ना, उसके लिए बात कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई? पहला है बादल राग, दूसरा है फसल, तीसरा है ग्राम श्री, चौथा यह दंतुरित मुस्कान। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह दंतुरित मुस्कान से यह चीज लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चीर प्रवासी में इतर में अन्य पंक्तियां किस पाठ से ली है? पहला है बादल राग, दूसरा है फसल, तीसरा है ग्राम श्री और चौथा है यह दंतुरित मुस्कान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है कि चीर प्रवासी में इतर। ठीक है, ये वाला शब्द या ये वाला लाइन जो है यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बच्चा माँ की गोद में बैठा पिता को कैसे देख रहा है? पहला शांत नज़रों से, दूसरा मुस्कुराते हुए, तीसरा तिरछी नज़रों से, चौथा रोते हुए। इसमें भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिरछी नज़रों से या कनखियों से देख रहा है वह अपने पिताजी को, प्रवासी पिताजी को, जो कि पूरा साल जो है कमाने के लिए बाहर रहता है और कभी कभी आता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कनखी मारना, आंखें चार होना क्या है? पर्यायवाची शब्द है या मुहावरा है या विलोम शब्द है या लोकगीत है, क्या है? जिससे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुहावरा है। कनखी मारना मतलब क्या होता है? आंखें चार होना मतलब क्या होता है? कनखी मारना मतलब इशारा करना होता है, आंखें चार होना मतलब प्यार होना होता है। ये क्या है आपका? मुहावरा है।
ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है व्याकरण में और हम ही पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा आपको? हम ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? पहला है 1907, दूसरा है 1909, तीसरा है 1911, चौथा है 1913। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? पहला है 1940, दूसरा है 1965, तीसरा है 1976, चौथा है 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1998। नागार्जुन की मृत्यु 1998 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? पहला है वैद्यनाथ मिश्र, दूसरा है बद्री नारायण, तीसरा है केदारनाथ पंडित, चौथा राम नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र नाम था किसका? नागार्जुन का मूल नाम मतलब ओरिजिनल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे? पहला है नागार्जुन, दूसरा है बद्रीनारायण, तीसरा है केदारनाथ पंडित, चौथा है प्रेमधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। तो वैद्यनाथ मिश्र जो है जब भी हिंदी में कविता या कोई भी लेखनी कार्य करते थे तो अपना नाम क्या लिखते थे? नागार्जुन लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से लिखा करते थे? पहला है राही, दूसरा है यात्री, तीसरा पथिक, चौथा है डहर। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यात्री। तो नागार्जुन साहब जो है मैथिली भाषा में जब भी कवि या कोई भी लेखन कार्य करते थे तो अपना नाम यात्री लिखते थे। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री। और ऐसे मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इतना आपको याद रखना है और तो कुछ करना नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि नागार्जुन को मैथिली भाषा में लिखी गई किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? पहला है बादल को घिरते देखा, दूसरा वरुण का बेटा, तीसरा है पत्रहीन नग्न गाछ और चौथा है रतिनाथ की चाची। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पत्रहीन नग्न गाछ के लिए जो है मैथिली भाषा में ये लिखा गया है पत्रहीन नग्न गाछ और इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो नागार्जुन को। ठीक है, ये मगही भाषा में लिखा है पत्रहीन नग्न गाछ माने कि ठुठला डुंडलू वाला गाछ जिसका सब पत्ता झड़ चुका है। तो ये था आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास। फिर से कल जो है दिन में आपका 12 से 3 बजे के बीच में आपका हिंदी क्लास आ जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, एग्जाम करीब है। ठीक है, कोई बहाना नहीं कीजिए, कोई नौटंकी नहीं चलेगा। अगर आपको करियर ठीक करना है, नौकरी पाना है, हीरा बेटे बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।